देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में पढ़ा ही था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो जो चीज़ें वहाँ पे पढ़े थे सब यहाँ वही अप्लाई होगी, है ना। पॉलिनोमियल में इक्वेशन में क्या अंतर है मालूम ही है कुछ। जैसे क्वाड्रेटिक का वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax² प्लस bx+c। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इजिकल टू 0 लिख दे, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, ये लीनियर टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जीरो जिसके कितने होंगे, मैक्सिमम 2। क्या पढ़े थे, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, नहीं जीरोज, किसी के एक भी होंगे, किसी के एक भी, कोई भी रियल नंबर इसका जीरोज नहीं होगा। इसके जो ग्राफ बनाओगे तो ये पैराबोलिक शेप का आएगा, यू शेप का आएगा, है ना। ठीक, अगर ये एक्स के टर्म में है, अगर ये एक्स के टर्म में है तो अगर इसके 2 जीरोज होंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार क्या करेगा, कट करेगा। अगर एक जीरोज होंगे तो एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा। अगर एक भी जीरोज नहीं होंगे तो एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करेगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो वाई से मतलब नहीं है, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने इसके जीरोज होंगे, अगर वो किसके टर्म हो, एक्स के टर्म में हो। अगर यही वाला ये वाई के टर्म में होता तो इसके कितने जीरोज होते, जो भी इक्वेशन होता क्वाड्रेटिक, एक होते। समझ में आया। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे, ax² प्लस bx+c। मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। ग्राफ इसके कैसे होंगे, पैराबोलिक शेप बोलो या फिर यू शेप बोलो। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगी, क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। पहला फर्स्ट तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें फैक्टराइज करने के लिए तुमको मिलेगा, ठीक। फैक्टराइजेशन 3 तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 तरीका से फैक्टराइजेशन आना चाहिए। पहला जो स्प्लिट करके करते हो वो, नहीं स्प्लिट मेथड से। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। और तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर तुमको स्प्लिट करके नहीं आ रहा है करने तो फार्मूला से यूज करके तुम आसानी से बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना है तो ये करना पड़ेगा। नहीं, अगर मान लो कोई बॉन्ड प्रॉब्लम है, उसमें तुम इक्वेशन बना लिया और तुम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बना लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से मात्र एक ही लाइन में एक्स की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे उसके जो जो 2 जीरोज होंगे, या फिर जीरोज का दूसरा नाम रूट भी बोल सकते हो, है ना, रूट भी कहते हैं इसको। 2 रूट होंगे इसके, अल्फ़ा एंड बीटा। रूट को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। तो इसके 2 रूट जो होंगे, नहीं तो किसी इक्वेशन के 2 होंगे, किसी के 1 होंगे, या किसी के पॉसिबल ही नहीं होगा, कोई रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। नो रियल रूट्स, ठीक। अगर जिसके 2 जीरोज होंगे, मतलब उसके दो रियल नंबर होंगे जो जीरोज होंगे। ये भी हो सकता है कि दोनों 2 जीरोज जो होंगे इसके 2 रूट्स जो होंगे दोनों इक्वल होंगे, नहीं, या फिर दोनों अनइक्वल होंगे, या फिर कोई रियल रूट्स, कोई इसका एक्स की जो वैल्यू है कोई रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नहीं। तो इक्वेशन देख के भी हम बता सकते हैं, पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि डी निकालोगे, क्या निकालोगे, डी। डी क्या, डी डी किसके बराबर होती है, b² - 4ac के बराबर होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, नहीं। तो डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। डी निकालोगे, अगर डी की वैल्यू निकालोगे मतलब b² - 4ac निकालोगे, बी की जो वैल्यू रहेगा पुट करोगे, सबकी वैल्यू पुट करोगे ए बी सी की। अगर मान लो डी का वैल्यू 0 आया तो इसके रियल रूट्स होंगे सॉल्यूशन, और दोनों रूट्स इक्वल ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर मान लो डी आ गया 0 से बड़ा, डी क्या आ गया 0 से बड़ा, नहीं 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ गया, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो 0 से बड़ा क्या होगा, 1 1 1 1.5 2 3 4, मतलब 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, दोनों बातें हमको पता होना चाहिए। 0 से बड़ा नंबर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक। तो जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा उसका भी 2 रियल रूट्स होगा, मतलब उसका भी रूट्स कोई 2 रियल नंबर होगा, नहीं। और दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अगर मान लो 3 है तो 4 होगा, नहीं। और अगर मान लो 0 से छोटा है, 0 से छोटा को क्या बोलते हैं, निगेटिव। नंबर लाइन पे देखो 0 से छोटा क्या आता है, निगेटिव आता है कि नहीं। तो अगर निगेटिव आया, या फिर दूसरे लाइन में क्या बोल सकते हैं कि 0 से छोटा आया, नहीं, या फिर निगेटिव आया, तो इसके
कोई भी रियल रूट्स इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर रियल रूट्स नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसका सॉल्यूशन क्यों निकालेंगे, नहीं। तो जब भी इक्वेशन दिया रहे तो ये देख लोगे, अगर चेक करने के लिए दिया जाए क्वेश्चन में तो सामने में चेक करना है, ठीक। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो ये देख लेंगे कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक। अगर डी तुम निकाल रहे हो, अगर वो पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। डी अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो दो रियल रूट्स होंगे, दोनों रियल रूट्स इक्वल होगा, ठीक। तो जब भी अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है, इक्वल है, तो ये दिमाग में अवश्य आना चाहिए कि अगर रूट्स अगर इसके इक्वल हैं तो क्या होगा, इसमें जो डी की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो इसमें मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा कि डी 0 के बराबर है, सिर्फ लिखा रहेगा क्या लैंग्वेज में कि दे हैव इक्वल रूट्स। क्या लिखा रहेगा, दे हैव इक्वल रूट्स। तो जैसे इक्वल रूट्स रहेगा तब क्या समझेंगे, डी किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर है। अब देखो मान लो कोई इक्वेशन है हमारे पास x² + 5x + 6, ठीक है। अब इसको तुमको स्प्लिट करके नहीं करना, क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब इसमें तुमको स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो मान लो तुम फार्मूला का यूज करके बनाना चाहते हो। क्या यूज करके, फार्मूला थे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू इसके बराबर होती है, x बराबर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर x निकालना हो तो सीधे x बराबर लिख सकते हो -b, मतलब b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ±√t/2a। याद रखो इसी फार्मूला को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। अगर क्वेश्चन में दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना है, x की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, है ना। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके ही करना, मतलब मस्ट हो गया। नहीं, अगर मान लो जहाँ पे नहीं फैक्टराइज हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, तो सीधे x की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं। लेकिन उसके लिए हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया तो a b c तो तीनों मालूम ही रहेगा ना। a b c क्या है, a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है ना। a हो गया x² कोफिशिएंट, b हो गया x का कोफिशिएंट, c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। नहीं, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ मान लो यहाँ लिख दोगे ऑन कंपेरिजन ax² + bx + c बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बराबर 0 लिखा रहेगा। a बराबर कितना हो गया, a मतलब x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, b कितना है, 5 है, c कितना है, 6, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे d पहले निकालोगे, d बराबर किसी से d बराबर b² - 4ac पुट करो। b है 5 का स्क्वायर -4a है 1, c है 6, 25 - 24 कितना है, 1। तो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डी ग्रेटर 0, डी क्या 0 से बराबर, तो देयरफॉर अगर डी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, दे हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके जो होंगे दो रियल रूट्स होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। तो देखो, तो जब भी इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके अगर बनाना हो, क्या चीज़ का यूज करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना हो हमें, तो ऐसे लिखेंगे, पहले डी निकाल के रख लेंगे, डी निकाल लिए। अब क्या निकालना, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स बराबर हम याद किए क्वाड्रेटिक फार्मूला से कि एक्स बराबर ये होता है, तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स बराबर दिस, ठीक है। इतना करने के बाद क्या लिखोगे कि सिंस x बराबर -b ± √t/2 है, ठीक है। तो पुट करोगे यहाँ पे माइनस, देखो ये माइनस तो ये वाला माइनस दिया है ना। अब b कितना है 5, तो 5 ± √d, d कितना है 1, तो 1 अब बाई 2a, तो a कितना है, a है 1, तो 1 डालोगे, तो -5। अब देखो प्लस माइनस √1 का तो 1 ही होता है, अब बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है ना, दोनों इसीलिए लिखा हुआ है कि एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, तो जब ऐसा आएगा तो यहाँ से देखो x बराबर अलग अलग कर लो, प्लस वाला अलग कर लो, माइनस वाला अलग कर लो। देखो -5 प्लस है तो +1/2, फिर कॉमा, ठीक है। एक बार क्या लिखूंगा माइनस वाला, तो -5 यहाँ -5 लिख दिए, यहाँ पे प्लस वाला लिख दिया ना, क्या लिखेंगे -1/2, ठीक है। हो गया, दोनों को सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा -4/2, यहाँ हो जाएगा -6/2, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या आ गया -2
एंड -3। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला रहा है आराम से यही करोगे, ए बी सी की वैल्यू लिख दोगे, यहाँ पे डी निकाल दोगे, डी लिख दोगे कि 0 से बड़ा है, इसीलिए इसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से x बराबर ये होता है, फार्मूला याद रहेगा, सीधे पुट कर देना है। उसके लिए तो फार्मूला याद होना चाहिए ना कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा x बराबर ये याद होना चाहिए, सीधे इसमें पुट करोगे a b c की वैल्यू और x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखो x वैल्यू -2 और 3 आ गया कि नहीं, -3। स्प्लिट करके भी इसका कितना बार निकाले होगे, स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, जिसका ना निकले उसको ऐसे करोगे, या फिर क्वेश्चन में मान बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना है तो भी ऐसे बनाना है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? देखो, तो अगर हम यहाँ पे अभी तक देखें तो क्या क्या पढ़ लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। रूट्स की बात की जाए तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। ग्राफ की बात की जाए तो पैराबोलिक शेप के होते हैं, पैराबोलिक शेप के होते हैं। नहीं, सॉल्व करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब उसमें x की वैल्यू निकालनी हो, 3 तरीके हैं। स्प्लिट भी कर देते हैं स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ गया? नहीं, फिर तीसरा हम ये पढ़े, नेचर पढ़े रूट्स का। नेचर समझ लो, 3 तरीके से पढ़े कि डी जब 0 से बड़ा हो, डी जब 0 के बराबर हो, डी चाहे 0 से छोटा हो मतलब निगेटिव हो, या डी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो। तो रूट्स का नेचर पढ़ेगी, इसमें रूट्स कैसा होगा, इसमें रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होंगे। नहीं, इसमें भी रूट्स जो होंगे कैसे होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। इसमें तो रूट्स इक्वल होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। इक्वल होगा या नहीं, वही तो बात की बात है, पहले रियल रूट्स ही नहीं है इसमें। तो जब निगेटिव आ जाए, डी निकालोगे, डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो नीचे लिख देना दे हैव नो रियल रूट्स, हो गया, छोड़ दोगे। आगे एक्स वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि रियल रूट्स इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर नहीं है। तो डी जब निगेटिव आए तो ऐसे लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, तो इतने चीज़ हम पढ़े हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, तो सॉल्यूशन, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें सॉल्यूशन ही ना पढ़ेंगे ना, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे करें, समझ में आ गया। स्प्लिट वाला तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं स्प्लिट पर तो आना ही चाहिए। अब एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन एक न एक आती ही है, और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती रहती है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो तुम्हारे RS वर्क बुक में भी होगा लास्ट से, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, छूटेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही 2 टाइप आते हैं, वही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहती है। समझ में आ गया? आगे देखो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें ए नंबर में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, x² इधर भी है, पावर 2 वाला इधर भी है। देखो तो इधर जो लिखा हुआ है x² प्लस 2x जोड़ 1, चलो इधर तो ठीक है, क्वाड्रेटिक तुमको लग रहा है 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 3, तुमको लगेगा पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं ऐसे नहीं चेक करोगे। पहले ये यहाँ पावर 2 देख रहे हो, इधर भी तो पावर 2 वाला है ना, तो मान लो कहीं इक्वेशन में इसे लिखा रहेगा x² प्लस 5 बराबर 3, तो ये दोनों को एक साथ में रखेंगे ना, या तो 3 को इधर ले आएंगे या तो इसको इधर ले आएंगे, तब मत सॉल्व फाइनली हो गया। तो ये देखो ये इक्वेशन लिखा हुआ लेकिन फाइनली सॉल्व करके नहीं रखा हुआ। देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर 16a² b² माइनस 2ab प्लस 3, इधर लिखा हुआ x² प्लस 2x प्लस 1। देखो यहाँ भी x², यहाँ भी, इसको इधर लेके आओगे तो x² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x², ये क्या हो जाएगा 0। देखो x² वाला टर्म ही क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्वाड्रेटिक तभी ना कहेंगे जब इसमें x² वाला टर्म बच रहे। नहीं, तो ए में नंबर में सॉल्व करके देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बी नंबर में भी उसी तरह सॉल्व करोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। लेकिन सी नंबर में देखो, सी नंबर में देख के कैसे समझ गए, तुमको भी समझना पड़ेगा, हम इतना लंबा टाइम नहीं ना देंगे ऑब्जेक्टिव में ना। देखो सी नंबर में x² वाला टर्म एक जगह लिखा हुआ है और कहीं भी x² वाला टर्म नहीं, क्या ये कभी जोड़ घटाव करके x² गायब हो जाएगा, क्या होगा ही नहीं, ये तो बचा रहेगा ना। जैसे इस वाले में x² गायब हो गया, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि 2 टर्म था यहाँ पे, इधर भी x² था, इधर भी x² जोड़ घटा के 0 आ गया। लेकिन सी ऑप्शन में जो है ये तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे k भी लिखा हुआ है, तो k की जगह क्या डालेंगे, बोल रहा -1, तो यहाँ -1 नहीं, सी ऑप्शन भी, सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में देखो
सी नंबर में के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x+7 लिखा हुआ है ना। देखो की वैल्यू बोल रहा है -1, तो यहाँ -1 देंगे, यहाँ +1 देंगे तो 0 हो जाएगा। देखो फिर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया, 0 होता है ना, ए होगा ना सी होगा, तो होगा कौन सा। देखो डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन में एक्स क्यूब, अब देखो थोड़ा सा रफली तो चेक करना पड़ेगा ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है x-1 का होल क्यूब। मान लो इसको तुम इधर तो सॉल्व है, इधर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, एक ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, नहीं 3x, इधर क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स क्यू वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x², बाकी और जो टर्म लिखा है वो लिखोगे। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x², क्या बचेगा यहाँ पे 2x² बचेगा, बराबर -1 प्लस 3x। देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है ही कि नहीं, ये तो नहीं गायब हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ये गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ये देखो ना उसी में -x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2x² आएगा ना, इधर भी -2x² है, दोनों मिलकर क्या आ जाएगा 0, बी ऑप्शन इस तरह से कैंसिल। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। सेम क्वेश्चन वन जैसे, जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर गायब रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, नहीं। अब मान लो जिसमें एक्स क्यूब वाला टर्म है तो वो भी नहीं ना है, वो तो क्यूबिक हो जाएगा, तो इस तरह से चेक कर लोगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या हो 2 हो। अगर मान लो इसमें रूट्स जो है 2 होगा तो x की जगह 2 पुट करने पर बराबर में सब में 0 लिखा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सब में 2 पुट करो, मन ही मन देखो कहाँ पे 0 आ रहा है, जहाँ 0 आएगा वो उसका रूट्स होगा। तो ए ऑप्शन में देखो पुट करोगे तो क्या आएगा, ए 3 के ए में पुट करके देखो, फिर बी में पुट करके देखो, किस में आएगा, जिसमें 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, कर ले भाई। ठीक है, देखो इसमें बोला जा रहा है 5 नंबर में कि इसमें से किस इक्वेशंस के रूट्स का सम करेंगे तो 3 आएगा, सम ऑफ इट्स रूट एज 3। देखो इसमें से किस इक्वेशन के रूट को सम करेंगे, देखो मतलब इसके रूट्स मान लो एक अल्फा और एक बीटा है, दोनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए बी, नहीं। और हम जानते हैं दोनों रूट के सम किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, नहीं। तो -b/a तो मतलब -b, तो देखो इसमें से इस जो इक्वेशन है इसमें से क्या पुट करेंगे, बी और ए की जगह क्या होना चाहिए, तो बराबर में क्या आना चाहिए 3, नहीं। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि कौन सा इक्वेशन होगा कि तो कितना आना चाहिए, -b/a के वैल्यू कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। तो ये बी और ए कहाँ होता है, इक्वेशन में होता है, तो बी और ए देखो इस किसी चारों में से कि ताकि बी और ए की वैल्यू पुट करें तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो उसी का ना होगा। तो देखो अगर ऑप्शन ए पुट करोगे ऑप्शन ए में, तो बी की जगह यहाँ पे -3 लिखा हुआ, ये माइनस तो दोगे ही, अब बी की जगह -3 लिखा हुआ, ए की जगह 2 लिखा हुआ, तो कभी 3 नहीं ना आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं होगा, बी इसी तरह से पुट करो। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है x-x² प्लस 3x - 3, इसमें -b/a की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का माइनस देखो, बी कितना है 3 है, बी कितना है 3 है, और ए कितना है, ए देखो ए मतलब x² के पहले वाला तो कितना है -1, ये कैंसिल हो गया, माइनस से क्या बच गया 3। देखो तो इसी अल्फा जो बीटा जो 3 दिया हुआ था इसमें -b/a की वैल्यू भी निकाले तो 3 आया कि नहीं। तो इससे क्या पता चला कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही होगा। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि दे हैव इक्वल रूट्स, इट हैज इक्वल रूट्स, इसके पास इक्वल रूट्स है। तो याद करो अभी पढ़े थे कि अगर इक्वल रूट्स अगर कहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, डी किसके बराबर 0 के बराबर, डी 0 के बाद मतलब डी की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, तो b² - 4ac किसके बराबर 0 के बराबर। इस इक्वेशन में कंपेयर करोगे ए बी सी, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², देखो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2 है, बी मतलब क्या होता है x का कोफिशिएंट, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से तो बी किसको बोलते हैं x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है k है, साइन के साथ लिखोगे माइनस के,
सी मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, के है, के लिख दिए। अब देखो इक्वल रूट से तो डी जीरो के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा। बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, सबके वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे तो क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 8 के, के की वैल्यू निकालना है, तो क्वाड्रेटिक है ना। तो जब भी कोई भी इक्वेशन हो, के टर्म में हो, एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में हो, जब भी क्वाड्रेटिक मिले तो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दो ही टर्म है ना, दो ही टर्म है, दोनों में से के कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिए थे, के इंटू के माइनस 8 आ गया। नहीं तो देखो ये दोनों बीच में इंटू है ना, तो ये इंटू ये बराबर जीरो है, तो या तो ये टर्म बराबर जीरो होगा, या नहीं तो ये टर्म बराबर जीरो। जैसे ऐसे जो आता था x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये बराबर भी जीरो लिखते थे और ये बराबर भी जीरो लिखते थे ना, अलग अलग करके, कि x माइनस 3 बराबर जीरो और x माइनस 4 बराबर जीरो। नहीं तो उसी तरह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, के इंटू के माइनस 8, के बराबर भी जीरो और ये टर्म बराबर भी जीरो, ताकि के की वैल्यू आ जाए। तो के बराबर जीरो, यहाँ से के बराबर 8, तो के की दो वैल्यू आया कि नहीं, के बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया और एगो 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है ना। ठीक, बोल रहा है कि इसके कितने रूट्स हैं, 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो देखो अब इसमें पहले तो देखेंगे ना कि इक्वेशन है कैसा। ये इक्वेशन का फॉर्म तो नहीं है, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला एक साथ होता है, नहीं एक्स टू दी सब एक्स का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको बनाना चाहिए तो सॉल्व करेंगे ना पहले। एक्स स्क्वायर के टर्म में तो क्या लिखोगे, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जो ये ए मान लो ये ए है और ये बी है, तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर करोगे तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर तो 1 होगा। अब ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी तो पता है ना, तो माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर लिखोगे, ये वाला एक्स स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, एक्स का पावर 4 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर जो 1 बराबर 0। तो बताओ इसमें ये जो पोलिनोमियल है, जो इक्वेशन आया कैसा है, पावर 4 वाला। तो पोलिनोमियल चैप्टर में ही पढ़े थे कि जिसके अगर 4 पावर हो तो उसके कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे। नहीं तो इसमें लिखा तो नहीं है मैक्सिमम करके, 4 2 1 ऐसे दिया हुआ है, तो 4 रियल रूट्स 11 के ए में, तो इस ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 4 रियल रूट्स, इसके कितने रूट्स होंगे, 4, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 4 है, हाइस्ट पावर कितना है, 4 है, तो 4 रियल रूट्स होंगे। ठीक है देखो इसमें पूछ रहा है कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, है ना। तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर जो 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम ए माने इसको बी माने तो उसको ब्रेक करेंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, है ना। ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, एक्स का पावर 4 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। पूछ रहा है इसे, देखो अब ये पावर 4 है इसका, नहीं अब इसमें 4 रूट्स होंगे, इसमें तो सीधे दिया 4 रियल रूट्स। अगर तुम समझोगे इसको कि डिग्री 4 है इसकी, तो इसमें तो 4 रूट्स होना चाहिए, तो 4 रियल रूट्स होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं ना पता कर सकते हैं हम। पावर 4 वाला का पढ़े हैं, क्योंकि जरूरी है कि उसमें 4 गो रूट्स होगा तो 4 रियल नंबर होगा, रियल रूट्स होगा, ऐसा तो नहीं पढ़े। लेकिन क्वाड्रेटिक वाला में तो बस पढ़े हैं, एक ऑप्शन दिया है क्वाड्रेटिक जैसे कि नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स तुम क्वाड्रेटिक का बता सकते हैं ना। या फिर पावर 4 वाला है ये, तो ये तो पता है कि मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे, लेकिन ये तो नहीं ना पता है कि 4 रियल नंबर ही होंगे, हो सकता है रियल नंबर छोड़ के हो, नहीं कोई रियल नंबर, या फिर ये भी हो सकता है कोई रियल नंबर ना हो। तो अगर इसमें ऑप्शन में रहता है कि मैक्सिमम 4 जीरोज, मैक्सिमम 4 रूट्स, तो वो अब आंसर होता, नहीं। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं दिया मैक्सिमम, सीधे लिखा 4 रियल रूट्स, तो कैसे 4 रियल रूट्स होंगे, हो सकता है 4 ना हो, 3 ना हो, 2 हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं ना कि किसी के 2 क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होता है, तो किसी का 2 होगा तो किसी का 1 होगा, या किसी का नहीं भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन में क्या मारते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने जीरोज होते हैं, मैक्सिमम 2, कि सीधे 2 मारते हैं, 2 वाला तो नहीं होगा, मैक्सिमम 2 वाला होगा। इसी तरह इसमें पावर 4 वाला है तो मैक्सिमम 4 होगा ना, मैक्सिमम 4 तो कहीं लिखा ही नहीं है, नहीं इसका मतलब जरूर कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट है। देखो क्या है, देखो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एगो एक्स वाला और एगो कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पावर 2 वाला, यहाँ पावर 1 वाला, नहीं एक कम हो जाता है, यहाँ पावर 2 तो पावर 1, ठीक। तो देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ 1। देखो ये जो क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है, यहाँ पावर 2 वाला है तो यहाँ पावर 1 वाला, बाकी जो यहाँ है यही नहीं है। देखो यहाँ जो लिखा है यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है। तो देखो
मतलब कहने के लिए अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम वाई लिखते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह वाई अगर मान लो तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा वाई। एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिखोगे, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को एक्स टू दी पावर 4 है, एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई लिख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, वाई लिख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख दिए, एक्स का पावर 4 है ना, तो वाई स्क्वायर होगा +1 बराबर 0। देखो ये क्वाड्रेटिक हो गया कि नहीं, हो गया। अब इसमें तुम डी निकालोगे, क्या निकालोगे, डी निकालोगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, तो देखो बी की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह यहाँ 1 है और सी की जगह 1 है, तो 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3। देखो निगेटिव आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया। देयरफॉर नो रियल रूट्स, तो इस इक्वेशन का कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं। बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। नहीं तो हम क्या करते हैं, 4 रियल रूट्स मार के निकल जाता। नहीं, मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकता है, मैक्सिमम 4 रूट्स, मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकता है। ऑप्शन ऐसा रहता तो वो होता नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, उसमें 4 रूट्स लिखा हुआ है, तो फिक्स तो नहीं है ना 4 रूट्स होगा। ठीक है, इसका मतलब जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ें थी, तो यहाँ पे ये सोचना होगा। ठीक है, बोलो हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो इसलिए तो प्रैक्टिस किया जाता है क्वेश्चन का ना, कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने तो हमें पता चलेगा। नहीं तो देखो अभी ये प्रैक्टिस की, अब इस टाइप का क्वेश्चन मान लो आ रहा है एग्जाम में तो तुरंत कर दोगे, है ना, इसीलिए इतने प्रैक्टिस लिए जाते हैं। क्लियर है। देखो क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व करने के लिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हमको ABC चाहिए, क्योंकि x बराबर होता है -b + -√d/2a। नहीं तो d निकाल लेंगे, d निकालने के लिए ABC की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे a कितना है 2 है, b कितना है रूट, यदि साइन के साथ लिखोगे c कितना है 2, ठीक है, रूट x में नहीं है, सिर्फ 5 में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ d निकालोगे, d बराबर सिंस d बराबर b² - 4ac, d निकालोगे तो क्या लिखोगे, b की वैल्यू तो -√5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 2 जा 16, तो c की जगह यहाँ c -2 है ना, यहाँ -2 डालना होगा, -2 साइन के साथ लिखोगे तो यहाँ माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 21। तो बताओ d क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। नहीं देयरफॉर दे हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, सिंस x बराबर रूट्स कैसा होगा, यहाँ लिख दोगे x बराबर क्या होता है -b + -√d/2a। देखो -b की जगह क्या है, देखो यहाँ पे ये माइनस तो ये वाला माइनस नहीं है, अब b की जो वैल्यू है -√5 ही डालना पड़ेगा, अब प्लस -√d, की वैल्यू कितनी है 21 आया है, d की वैल्यू सिर्फ 21 है, तो ये रूट तो रहेगा ही, /2a, a की जगह कितना है 2 है। ठीक है, तो ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो √5 ± √21/4। ठीक है, देखो दो वैल्यू आ गई कि नहीं एक्स का, ये वो क्या आएगा √5, यहाँ प्लस बना लेंगे एक बार तो √21/4, एक बार माइनस बना लेंगे तो √5 - √21/4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे बनाएंगे, दो क्वेश्चन देख लिए हैं। देखो जब इक्वेशन को मिल जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें एक्स की वैल्यू निकालना, मान लो यही क्वेश्चन है, बोल रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे, तो जब भी कोई इक्वेशन मिले ना तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना हो तो वो उसको इस फॉर्म में लिखना, a² + b² + 2ab के टर्म में, ताकि उसकी जगह पे क्या लिख पाओ a + b का होल स्क्वायर लिख पाओ। तो कैसे करना, जो भी इक्वेशन रहेगा उसको पहले क्या करोगे, कोई एक टर्म का स्क्वायर करोगे, फिर कोई दूसरा टर्म का स्क्वायर करोगे। ठीक, यहाँ जो 2 लिखा रहेगा यहाँ पे वही लिखा रहेगा, आगे में 2 टाइम्स रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 8x² लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो एक चीज़ और, a² जो b² जो 2ab होता है, चाहे इसे भी लिखा जा सकता है ना, a² + 2ab + b²। देखो ये a² जो टर्म बनेगा वो x² वाला बनेगा। ठीक, b² जो बनेगा वो कांस्टेंट टर्म बनेगा, ये जो बनेगा वो x वाला टर्म बनेगा। देखो अब ये भी क्लियर है कि a² वाला जो टर्म है वही x² वाला टर्म को बनाना पड़ेगा, 2ab वाला टर्म किसको बनाना पड़ेगा x वाला को, और b² किसको बनाना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म को। ठीक,
तुमको ये दोनों मिल गया तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखो उसके लिए ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ देखो एक चीज़ और देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे यही ए लिखा हुआ है ना, और यहाँ जो बी लिखा है यहाँ पे उसी का स्क्वायर है। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पे, अब इसको ए स्क्वायर बनाएंगे तो 8 किसी का स्क्वायर है। जैसे यहाँ मान लो 4 लिखा रहता, यहाँ क्या लिखा रहता 4, तो हम इसको ऐसे लिख देते 2x का स्क्वायर। 4x स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको इसको ए स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो 4 है नहीं, यहाँ पे क्या है 8 है। तो इस इक्वेशन में इस 8 को ऐसा करना होगा कि इसको किसी न किसी के स्क्वायर बनाना पड़ेगा नियरेस्ट में। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करके, क्या करके मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो आसानी से हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो किसी इक्वेशन में नहीं पता चल रहा है, मान लो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में नहीं पता चल रहा है, इसको ये स्क्वायर बनाना है ना, इस 8 को फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। ठीक है, देखो फैक्टराइज किया तो 8 बराबर क्या है 2 × 2 × 2। देखो ये दोनों का पेयर लगा, लेकिन इसका पेयर तो नहीं लग रहा है, इसका पेयर लगाने के कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। नहीं, देखो एक 2, 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, फिर इस 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, 2 2 जा 4, नहीं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना समझ कर जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों का पेयर लग रहा था, इसका पेयर नहीं लग रहा था। कितना अपने मन से दिए हो, 1 2 ना दिए हो अपने मन से ना, कितना 2 दिए हो 1 2, तो 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 2 से 1 2 से, तो वो किसी का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, नहीं अब देखो, अब ये 16x स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4x का स्क्वायर है। देखो हमको a मिल गया, क्या मिल गया a की जगह क्या लिखा हुआ है 4x, नहीं ठीक। आगे देखो 2, आगे हम क्या बनाएंगे a स्क्वायर मिल गया था क्या 2ab। देखो इसका 16 को ऐसे ही लिखे हो तो इसको स्क्वायर करके फिर यही ना आ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसी को ऐसे लिखे हैं हम। तो यहाँ पे जो 2ab बनाओगे, 2 अलग अलग लिखो, इस सबको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 4x ही आना चाहिए, ध्यान रखोगे। 2a की जगह क्या दोगे, देखो 4x, 2 हो गया, a हो गया। अब आगे क्या आएगा यहाँ पे b। अब देखो लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आ जाता है, यहाँ पे 8x लिखा हुआ है नहीं ना, यहाँ तो यहाँ 4x था, यहाँ भी 4x लिख दिए, एक्स्ट्रा अपने मन से कितना हो गया 2 ना, यहाँ 1/2 डाल दो। क्यों डाल दिए 1/2, क्योंकि देखो ये 2 4 जा 8 आ गया था, कितना आ गया था 8, लेकिन था यहाँ पे कितना 4x था, कितना यहाँ पे 4x, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब ना 4x बचेगा। समझ में ये 1/2 कहाँ से डाले। देखो एक काम करोगे, ये किसी का स्क्वायर कर दोगे, ये अपने मन से 2 डाल देना, यहाँ अपने मन से a होगा जो वो यहाँ पे डाल देना। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालोगे ताकि इस तीनों को कैलकुलेट करके कितना आना चाहिए 4x आना चाहिए। तो हम देखें 4x है ही, बस इस 2 को गायब कर देंगे। कैसे गायब कर देंगे, नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1/2 डाल दिए। देखो ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो आगे क्या होता है प्लस, यहाँ b की जगह जो लिखा रहेगा उसी का स्क्वायर रहेगा ना, तो 1/2 का स्क्वायर। अब देखो ये इस तरफ में तो नहीं था, ये अपने मन से हम डाले हैं 1/2 का स्क्वायर, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा 1/2 के स्क्वायर को। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा -6, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना बराबर 0। देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह है 4x, अब प्लस b की जगह क्या लिखा 1/2 का होल स्क्वायर। अब बाकी जो ये कॉन्स्टेंट है इसको इधर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 भी इधर आएगा तो प्लस 6, इसको सॉल्व करो तो 1/4 प्लस 6, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 24 आएगा, तो 25/4। तो देखो 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4। अब देखो इस स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो रूट लग जाएगा, हम तो यहाँ मिटा दिए, तुमको तो लिखना पड़ेगा। तब रूट में जब भी लगेगा तो क्या लगेगा प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे तब प्लस माइनस 5/2, तो 4x प्लस 1/2 बराबर ये है ना, तो यहाँ से 4x बराबर लिखोगे तो 1/2 भी थे, ट्रांसफर छोड़ोगे तो प्लस माइनस 5/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो एक बार प्लस वाला लिखोगे एक बार माइनस वाला लिखोगे, तो अगर मान लो एक बार हम प्लस वाला लिखते हैं 4x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाला लिखेंगे तो प्लस 5/2 प्लस 1/2। अब एक बार माइनस वाला लिखेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा -5/2
और प्लस में 1/2, यहाँ पे लिखेंगे और प्लस 5/2, एक बार में माइनस 5/2, इधर जो प्लस में 1/2 है इसमें भी रहेगा और इसमें भी। इसको जोड़ो तो कितना आएगा 6/2 बराबर 3, यहाँ जोड़ो एलसीएम लोगे 2 आएगा, -5 में से 1 जाएगा तो -4/2, कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे 4x बराबर 3 आया है ना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ से 4x बराबर -2 आया, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -2 लिखा हुआ है, 4 का आएगा नीचे में, 2 2 जा 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा -1/2, 2 नीचे रहेगा ना। देखो x बराबर 3/4 है, x बराबर -1/2। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या करना है पहला, अगर ये टर्म किसी का स्क्वायर नहीं रहे तो किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ए स्क्वायर हो गया, ए मिल गया, आगे में अपने मन से 2 रख देना, बी 2a, ए की जगह यहाँ जो लिखा रहेगा वही लिख देना। अब इस ये सोचना यहाँ तो 4x था, कितना था 4x, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इस 2 को 1/2 डाल दिया ताकि इस 2 से 2 को डिवाइड कर पाए। अब यहाँ जो लिखा गया वो b हो जाता है, आगे उसी के स्क्वायर करोगे, ये अपने मन से दिए हैं ना, इसमें तो था नहीं तो इसलिए माइनस कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ये 6 जो है ये माइनस में, ये तो था यहाँ लिख दिए नहीं, यहाँ इस तीनों टर्म मिला के क्या बन गया a+b का होल स्क्वायर, तो ये लिखिए। बाकी ये दोनों तो बच गया, इसको इधर ले आए तो ये दोनों माइनस में था तो दोनों प्लस में हो गया। अब जोड़ घटाव कर दिए यहाँ पे 25/4, अब इस स्क्वायर को इधर ले गए तो रूट लग गया, रूट लगने पर प्लस माइनस होता है, तो +-5/2 आ गया। यहाँ से 4x बराबर ये आ गया, तो 4x बराबर 2 टर्म बनेगा ना, एक बार प्लस वाला 5/2, यहाँ प्लस में भी 5/2 है और माइनस में भी, तो एक बार प्लस 5/2 और एक बार माइनस में 5/2। देखिए सॉल्व कर दिया, x की 2 वैल्यू आ गया, क्वाड्रेटिक था 2 तो आना ही है। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि k की वैल्यू बताओ जिसमें इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स है। देखो इसका क्वेश्चन में गिवन है कि इट हैज़ इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है तो किसकी वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू इक्वल रूट्स है तो हम पहले जानते हैं, जैसे ही इक्वल रूट्स आएगा दिमाग में तो d बराबर 0, मतलब b² - 4ac बराबर 0, तो b² - 4ac बराबर 0, b c सबकी वैल्यू पुट करो, उसके लिए a निकालना पड़ेगा, ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं कि ऑन कंपेरिजन ax² + bx + c, नहीं तो लिखने का तरीका समझ में आ गया था, सब क्वेश्चन में बोलना नहीं ना पड़ेगा। ऑन कंपेरिजन ax² + bx + c बराबर 0, हेयर a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर क्या हो जाएगा b, ये पूरा हो जाएगा ना, x को छोड़ के सब हो जाएगा ना, b बराबर -k√3, c बराबर 4, नहीं सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट हैज इक्वल रूट्स, तो जैसे इक्वल रूट्स है तो एक ही चीज़ होगा, d बराबर 0, नहीं मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा यहाँ तक। आगे क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करोगे तो b कितना है, यहाँ देखो -k√3 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करोगे -4a 3 है, c कितना है 4 है। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, k का स्क्वायर करोगे तो k²√3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, नहीं तो यहाँ k² × 3 मतलब 3k², क्या लिख सकते हैं 3k² बराबर 0। यहाँ देखो 3k² 48 इधर जाएगा तो 48, k² बराबर 48/3 बराबर 16, नहीं तो k बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो k बराबर क्या हो गया +-4। देखिए इक्वेशन में जैसे ही दिया रहेगा इक्वल रूट्स तो क्या हमारे पास गिवन हो गया d बराबर 0, तो इस तरह से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बैंक के हैं, पिछले एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन में दिया होगा कि इट हैज इक्वल रूट्स, जैसे ही इक्वल रूट्स है तो d किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, नहीं प्रूव डैट लिखा है ये, तो प्रूव डैट जैसे ही इक्वल रूट्स है तो d 0 के बराबर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टर्म आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें पहले कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या लिखेंगे ऑन कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर मतलब इसको अगर कंपेरिजन करेंगे ऑन कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, नहीं हेयर
ए बराबर ए कितना है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का पहले लेवल पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ ये है, तो ये हमारा हो गया ए। बी मतलब क्या होता है, एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ क्या है 2mc, 2mc। सी क्या है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है बिना एक्स वाला टर्म, तो ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंस इट हैज इक्वल रूट्स, इसके जो है रूट्स क्या है, इक्वल है। जैसे ही रूट्स इक्वल होगा तो डी किसके बराबर, जीरो के बराबर। डी जीरो के बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो बी की वैल्यू पुट करोगे तो बी कितना है, देखो 2mc का पूरे का होल स्क्वायर करोगे, नहीं तो इसे मत लिख देना 2mc स्क्वायर, नहीं होगा ना, पूरे का होल स्क्वायर, बी है पूरा, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह देखो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी, तो सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बीच में इंटू है इसलिए ब्रैकेट दे के लिखोगे, बीच में इंटू इसलिए ब्रैकेट दे के लिखना होगा, है ना। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दिए बराबर जीरो होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ गया 4 इंटू ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कॉपी पेन ले करके खुद से आगे में बैठ करके सॉल्व करोगे, है ना। देखो इस तो सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब देखो पहले क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ब्रैकेट डाल दिए। तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने आता है ना, 1 से इस दोनों को, फिर एम स्क्वायर से इस दोनों को, तो करो 1 से इस दोनों को करोगे तो दोनों वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस एम स्क्वायर से इस दोनों को करोगे तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 से सब मल्टीप्लाई करोगे तो करो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सब में माइनस से सबका साइन चेंज हो जाता है ना, यहाँ देखो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस 4c स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। वैसे समझो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो सबके अंदर में क्या हो जाएगा माइनस, सब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस में दिया क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, वैसे माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने आता है ना, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो एम 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो। इधर लिखा हुआ है, इधर क्या बच गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो जो प्रूफ करना है तुमको उसमें लिखा हुआ है कि सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर नहीं इंटू ए, मतलब सी स्क्वायर को एक तरफ रखना है, ई वाला एक तरफ रखना है। देखो सी स्क्वायर वाला इधर है, नहीं सब में से -4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो सी स्क्वायर प्लस में है तो -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 जैसे ही कॉमन ले लोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस देना पड़ेगा, 4 कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर, यहाँ भी माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो -4 इधर ले जाओगे तो जीरो के साथ -4 में डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। देखो सी स्क्वायर दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ माइनस कॉमन आ गया था क्या हो जाएगा प्लस में एम स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो सी स्क्वायर ये पूरे टर्म को अगर इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस में है ना यहाँ पे, तो ये माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस में, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आ गया प्रूव्ड। देखो भले इतना बड़ा क्वेश्चन है उसमें भी यही बोला था इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स टी जीरो के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। यहाँ पे यही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब वो लोग इतना लंबा चला गया, कुछ नहीं माने, बस प्रोसेस है, प्रोसेस सेम ही है, बशर्ते कि सॉल्व करना ज़्यादा पड़ेगा इसमें। देखो ये इंटू के फॉर्म में आ गया तो क्या इसको इंटू नहीं कर सकते हो, अब इंटू में ही यहाँ माइनस प्लस में गलती कर दोगे, ध्यान से करोगे मल्टीप्लाई, तो इंटू करने के लिए बोला था इंटू कर दिए, यहाँ फिर -4 से मल्टीप्लाई करना था सब कर दिए, फिर जोड़ घटाव हो गया जोड़ घटाव कर दिए, फिर यहाँ पे -4 देखे सब में कॉमन आ रहा है, फिर -4 ले लिए कॉमन, नहीं फिर देखे यहाँ पे जो प्रूफ करना था उसमें सी स्क्वायर एक जगह पे था, इस तरफ था, बाकी सारा टर्म उधर था, नहीं तो इसमें दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिए और उधर ट्रांसपोज कर दिए। तो प्रोसेस तो वही किए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर, बशर्ते कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो प्रोडक्ट कर दिए, तो क्या दिक्कत है। ठीक है।
ऐसे जब क्वेश्चन रहे, क्या है क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म देखोगे इतना बड़ा लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट टर्म के अंदर में देखोगे तो ये खुद ही एक क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्प्लिटिंग मेथड से ही बनाना है, और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बशर्ते कि लंबा जाएगा, लिखा हुआ लंबा लंबा रहेगा, बशर्ते कि बहुत ही आसान, इसमें सोचना ही पड़ना पड़ेगा ज़्यादा कि जोड़ना कितना से घटाना कितना से। ये स्प्लिट से ही बनेगा, क्वाड्रेटिक से या फिर स्क्वायरिंग मेथड से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा भी नहीं रहेगा किस मेथड से करना है। एक इक्वेशन ऐसा आवाज़ देता है, लिख देगा इक्वेशन इतना लंबा चौड़ा, लिख देगा सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, प्रोसेस देख लो, सेम ही है। क्वेश्चन बैंक्स का ही क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, देख लेना एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, स्प्लिट तो इसी को करते हो ना। यहाँ कांस्टेंट टर्म देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसी को कई तरह फॉर्म में लिख देता है, क्वेश्चन बनाओगे पता चल जाएगा, ठीक। देखो इस अंदर में देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस, इसको फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि पावर 2 वाला है, पावर 2 वाला को फैक्टराइज करने तो आता है। तो बाकी इसको ऐसे ही लिखो, इसको फैक्टराइज करो पहले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो बीच वाला टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, तो जोड़ घटाओ के 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20, तो क्या होगा 5 और 4 होगा, तो माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 बराबर 0। अब ये तो फैक्टराइज करने आता है ना, ये तो आना चाहिए। 5 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20। एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, तो वही दोनों में से b कॉमन आएगा तो b माइनस 5, 4 कॉमन आएगा b माइनस 5 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 बराबर 0। देखो अब दूसरा टाइप क्या आता है, ये नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट ये देगा, इसे दे देगा, इसे दे देगा, बोलेगा कि सॉल्व करो इसको। तो ये और आसान है, क्योंकि उसमें इतना फैक्टराइज नहीं करना पड़ा। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म, इतना बड़ा क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक। मान लो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही करेंगे। इसमें स्प्लिट इसको करते हो ना, तो इसको स्प्लिट करोगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो दो टर्म्स लिखे, यहाँ यही दो टर्म्स आएंगे, यहाँ पे आएगा b माइनस 5, यहाँ पे आएगा b प्लस 4, ठीक है। चलो इसको स्प्लिट करके ये तो लिखेंगे। अभी प्लस माइनस को अरेंज करो, इसके पहले प्लस होगा कि इसके पहले प्लस, कि दोनों के पहले माइनस होगा कि दोनों के, एक के पहले प्लस एक के पहले माइनस, कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखोगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो -2b है और +1 है, ठीक। -2b है, क्या है -2b, नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस दोगे, यहाँ पे जोड़ घटाओ क्या थे कि b और ये b मिलके -2b बन जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ b और यहाँ b दोनों प्लस में है, जोड़ोगे तो 2b हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, तो -b और -b क्या हो जाएगा -2b, मिल गया ना। इसका मतलब इसको स्प्लिट करके यही दो टर्म्स लिखेंगे और दोनों में माइनस लगेगा। तो यहाँ स्प्लिट करने वाला टर्म बस इतना ही ध्यान देना था कि यहाँ जो दो लिखा रहेगा ना, अगर ऐसे ही डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसे अगर ऐसे लिखा तो फैक्टराइज करके ऐसे ले आओगे, एक बार ये लिख दोगे, एक बार ये, इसे रफ कर लोगे, दिक्कत हो तो नहीं। तो देखो -2b आ गया ना, तो -2b आ गया, क्लियर है। अब इसको स्प्लिट करके यही दो टर्म लिखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर, एक बार ये लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे, और उसके इसके पहले क्या देंगे माइनस, तो -b माइनस 5, एक्स तो लगा ही रहेगा ना, एक्स वाला टर्म है तो, क्योंकि इसी पे स्प्लिट कर रहे हैं। आगे क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म, ये भी माइनस में था, हम देख लिए थे, b प्लस 4 इसे ब्रैकेट में इंटू एक्स, क्योंकि इसी को स्प्लिट करके दो टर्म लिखे, इसलिए इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स लगाते हैं, और प्लस ये वाला यहाँ लिख दोगे b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। देखो बताओ ये आसान है कि नहीं, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, फैक्टराइजेशन यहाँ रहेगा, यहाँ पे वही दो टर्म्स आएंगे, नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये दोनों में से कॉमन लेते थे, तो कॉमन लो, देखो दोनों में, इस दोनों में तो एक्स ही कॉमन आएगा ना, तो एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा कि एक्स बचेगा यहाँ पे, अब माइनस, और देखो एक्स बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर b माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस, इसलिए ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। अब देखो दोनों में b प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस यहाँ ले लिए, कॉमन ले लिए b प्लस 4, जो बचा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ तो b प्लस 4 कॉमन आ गए थे, क्या बच गया x,
जो कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बी प्लस फोर बाहर आ गया तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर बी माइनस 5। ठीक है, अब देखो इसमें दो को ब्रैकेट लगा है, एक ब्रैकेट करोगे यहाँ देखो एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस बी माइनस 5। ठीक है, ये तो इसी तो ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि फिर तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी दोनों में देखो फिर क्या करते थे हम लोग, एक्स माइनस देखो दोनों में सेम सेम है तो क्या लिखोगे एक्स माइनस बी माइनस 5। ठीक, फिर ये वाला लिखेंगे एक्स माइनस बी प्लस 4 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, ये बराबर 0 और फिर ये बराबर 0, तो फिर एक्स वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखो आइदर ये बराबर 0 और ये बराबर 0। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करके निकालेंगे समझ में आ गया। देखो ये बराबर 0 करोगे तो करो एक्स माइनस बी माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स बराबर देखो इस वाले टर्म को इधर ले जाओगे तो ये टर्म एक साथ में है ना, इसके पहले क्या लगा हो माइनस से, सिर्फ ये वाला प्लस होगा ये नहीं प्लस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर में एक ही साथ में पूरा उठा के इधर ला रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं सिर्फ इसके बाहर लगा साइन चेंज हो गया, माइनस से क्या लगेगा प्लस में बी माइनस 5। ठीक है, इसको भी 0 के बराबर करोगे एक ही लाइन में लिखोगे आइदर और करके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे और यहाँ पे आइदर। ठीक, क्या है एक्स माइनस बी प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी बी प्लस 4 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो एक्स बराबर बी प्लस 4, तो एक्स बराबर बी प्लस 4 एक हो गया बी माइनस 5, तो दो वैल्यू निकल के आ गई। तो ये वाला मेथड ऐसे स्प्लिट मेथड ही है ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आरएसएल बुक में होगा, कुछ क्वेश्चन को इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे, जो ना पहले वो क्या करोगे कमेंट करोगे। देखो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इक्वेशंस दिया हुआ है 2x का पावर 4 माइनस 9x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दिया है। पावर 4 वाला है तो इसके मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे, जिसमें से 2 जीरोज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि अदर 2 जीरोज निकालें। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी शायद इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, तो प्रोसेस वही रहेगा। देखो 2 जीरोज दिए हैं, 2 जीरोज दिए, अदर 2 जीरोज निकालना है, तो 2 जीरोज दिए हैं तो क्वाड्रेटिक में पढ़े हो अभी कि 2 जीरोज से हम इक्वेशन बना सकते हैं। पोलिनोमियल में ही पढ़े हो कि अगर जीरोज दिए रहे हैं तो इक्वेशन बना सकते हैं। जीरोज दिए रहते कैसे करोगे, जीरोज दिए रहते इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। यहाँ माइनस होगा याद रखोगे, इस जीरोज का सम क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा जो बिट्टा में 2 जीरोज वाला में, तो इसलिए माइनस यहाँ ये सही है, को रिलेट करोगे याद रखोगे। नहीं तो 2 जीरोज दिए हैं, 2 जीरोज से क्या बनेगा एक इक्वेशन बनेगा, कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक। तो अगर मान लो यहाँ पावर 4 वाला पावर 3 वाला भी रहे तो भी यही प्रोसेस रहेगा। पावर 2 वाला का तो फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकालने तो आता ही है, पावर 3 वाला नहीं आता, पावर 4 वाला नहीं आता है, तो मैक्सिमम पावर 4 वाला ही पूछेगा। तो जब भी 2 जीरोज दिया रहे तो उस दोनों जीरोज से एक इक्वेशन बनेगा, पता है कौन सा इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ही ना 2 जीरोज होते हैं। सिंस फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को सम करोगे तो √3 जीरो हो जाएगा, तो 2 4 बचेगा, तो 4x प्लस प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट करोगे, नहीं यहाँ प्रोडक्ट करके दिखा दोगे। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 4 में या तो 1, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली लिखती है। अब देखो ये एक पोलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1 तो फैक्टर होगा ना किसका, इस वाले पोलिनोमियल का। अगर फैक्टर होगा तो सब ये प्रोसेस करना है, ध्यान रखोगे। अगर ये फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1 से इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते करते जाओगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं ना। यहाँ कुछ ना कुछ क्या आएगा कोसेंट आएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कोसेंट आएगा, किसके फॉर्म में आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे तो 2 जीरोज निकल चुका है, यहाँ डिवाइड करके यहाँ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और जैसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा तो उसके स्प्लिट करके एक्स वैल्यू निकालने तो आता है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, मतलब इस फॉर्म में आएगा, कुछ भी आ जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ भी आ गया, मान लो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, फिर इसमें एक्स वैल्यू निकाल देना। कैसे निकालते हैं एक्स वैल्यू, इसको स्प्लिट करके निकालते हो ना, उस तरह से निकाल देना। ठीक है, स्प्लिट कर देना और एक्स वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा कमेंट करोगे, फिर हम इसको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन इतना इतना मीटर
नहीं, एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है, घास का मैदान है जिसका डायमेंशन 50 मीटर और 40 मीटर लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया। तो इन द सेंटर, इसके सेंटर में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। देखो ये पिक्चर बना हुआ है, ये पॉन्ड है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, इसके अंदर में सेंटर में। सो डैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, इस पॉन्ड के चारों ओर क्या है, ग्रास है, वुड भी इतना स्क्वायर मीटर। देखो तो ये ग्रास का एरिया दिया हुआ, ग्रास कहाँ है, पॉन्ड के चारों तरफ, मतलब इस एरिया में सिर्फ क्या है, ग्रास है, जिसका एरिया दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, इसका लेंथ और ब्रेथ पूछा जा रहा है। तो ये जो 50 मीटर और 40 मीटर दिया हुआ है, किसका लेंथ ब्रेथ दिया है, रेक्टेंगुलर लॉन का। तो ये लॉन हो गया, ये लेंथ हो गया 50, ये ब्रेथ हो गया 40, ठीक। ये एरिया किसका दिया है, एरिया दिया है इसमें जितना लिखा है ना कि द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, इस पॉन्ड के चारों तरफ जो ग्रास है, इस पॉन्ड के चारों ओर जो ग्रास है उसका एरिया दिया था, इसका एरिया दिया हुआ है नहीं। तो पूछ रहा है तुम एरिया दिया नहीं था, तो पूछ रहा है लेंथ और ब्रेथ पॉन्ड का। तो सोचो लेंथ ये हो गया और ब्रेथ ये हो गया, पूछ रहा है तुमसे। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 50 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, 7-8 क्लास में सब क्वेश्चन बनाया होगा। नहीं, अगर ये मान लो ये विड्थ दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे पाथ है, ये नहीं सब कुछ आता था, पाथ रहता था। तो ये ग्रास जो है जितना दूर में लगा हुआ, इसकी जो विड्थ है, यहाँ जो इसकी विड्थ है, अगर ये मालूम चल जाए, सब तरफ तो सेम ही विड्थ है ना। देखो तो यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है, तो ये विड्थ अगर मालूम चल जाए, अगर मान लो यहाँ विड्थ x है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 में से इधर से भी x और इधर से भी x घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बचेगा कि नहीं। नहीं, अगर मतलब इसका मतलब अगर ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ पता करने के लिए बस ये विड्थ पता होना चाहिए, ताकि इस विड्थ में हम इस 50 में से इधर से भी विड्थ को माइनस कर देंगे, इधर से भी विड्थ को माइनस कर देंगे, तो हमको इस रेक्टेंगुलर पॉन्ड का लेंथ पता चल जाएगा। नहीं, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हमको क्या सपोज करना है ऐसे क्वेश्चंस में, इसका विड्थ, ये विड्थ है, ठीक है। नहीं तो विड्थ मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हो गया रेक्टेंगुलर लॉन 50 मीटर, ब्रेथ 40 मीटर, अब बीच में क्या बना हुआ है, पॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा पॉन्ड हो गया। इस यहाँ ग्रास है, इस ग्रास का एरिया दिया हुआ है। नहीं तो हम जानते हैं कि जब भी हम जैसे मान लो इस विड्थ को अगर हम x मान लेंगे, ये भी विड्थ x, सब तरफ विड्थ तो सेम ही है ना, सब तरफ विड्थ क्या है, सेम है, तो ये लेंथ तो मालूम चल जाएगा, लेकिन x के टर्म में मालूम चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते, इक्वेशन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन में एरिया दिया इसका, इस ग्रास का एरिया, तो हम ग्रास का एरिया ही क्या करेंगे, निकालेंगे, इस ग्रास का एरिया निकालेंगे, इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व कर देंगे। अब इस ग्रास का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्रास के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बड़ा वाला रेक्टेंगल के एरिया में से छोटा वाला रेक्टेंगल के एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा, ग्रास का एरिया। क्वेश्चन में ग्रास का एरिया दिया हुआ है ना 1184, तो ग्रास का एरिया निकालेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम विड्थ क्या मान लिए, लेट द विड्थ, बीच में ग्रास है ना, द विड्थ ऑफ ग्रास, ठीक है, कितना मान लिए, x मीटर मान लिए, यूनिट अब बस लिखोगे नहीं। तो आउटर रेक्टेंगल का भी लेंथ ब्रेथ तो मालूम है, इनर रेक्टेंगल का देख लेंगे नहीं। देयरफॉर लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो अंदर के जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो इधर से भी x माइनस करना पड़ेगा, इधर से माइनस है, 2 बार x माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। तो 50 माइनस 2x से इनर रेक्टेंगल को ही, इस इनर रेक्टेंगल का नाम क्या है, पॉन्ड, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इनर रेक्टेंगल के बदले लेंथ ऑफ पॉन्ड, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का ब्रेथ क्या हो जाएगा, 40 है ब्रेथ, पूरा ब्रेथ 40 है, तो इधर से भी x माइनस करेंगे, इधर से भी x माइनस करेंगे, तो 40 माइनस 2x, तो लेंथ और ब्रेथ मालूम चल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया में छोटे रेक्टेंगल के एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बड़ा वाला रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, 40 लेंथ इंटू ब्रेथ, छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो छोटा वाला रेक्टेंगल का लेंथ है 50 माइनस 2x इंटू ब्रेथ है 40 माइनस 2x, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, इतना दूर देखो बड़ा रेक्टेंगल है उसमें से छोटे रेक्टेंगल एरिया माइनस कर देंगे तो ग्रास का एरिया बचेगा ना। क्वेश्चन में गिवन है ग्रास का एरिया 1184, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बन रहा है, सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 50 से इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से इस दोनों का, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसीलिए इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटा फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 से दोनों को मल्टीप्लाई करो 2000 हो जाएगा, फिर 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 100x हो जाएगा, फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 80x हो जाएगा,
फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x 4x² ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1184। 2000 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सब टर्म में ना, तो सब का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं तो -2000 हो जाएगा। यहाँ देखो 100 और 80, -180 होगा, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +180x, ये देखो +4x² है तो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -4x², 1184। देखो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रहा है, पावर 2 वाला फिर पावर 1 वाला, तो देखो ये क्या पावर 2 वाला टर्म है, ये प्लस में होना चाहिए ना, तो प्लस में होने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर ही ले जाते हैं ताकि ये x² वाला टर्म क्या चुना जाए, प्लस में आ जाए। तीनों को एक तरफ रखते हैं तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा 0, एक तरफ 0 बचेगा, एक तरफ ये तीनों बचेगा, तो ये इसको इधर ले गए तो 4x², ये इधर गया तो -180x, ये तो इधर ही है, ये तो इसका साइन जो चेंज नहीं होगा, एक तरफ क्या बचेगा 0। अब देखो 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, 3 में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए ताकि इक्वेशन छोटा हो जाए। यहाँ भी 4 कॉमन आएगा, 4 2 जा 8, 3 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, 0 4 इधर जाएगा तो यहाँ 0/4 0 हो जाएगा, x² -45x + 296 = 0। अब देखो 45 को स्प्लिट करोगे कि मल्टीप्लाई करके 296 आए, कौन सा दो टर्म लेंगे नहीं पता चलेगा, 296 का क्या करोगे फैक्टराइज कर दोगे यहाँ साइड में, देखो 2, देखो ये दोनों को जोड़ने या घटाने से आएगा 45, क्या नहीं ना आएगा, तो और आगे स्प्लिट करोगे कितना होगा 74, फिर 2 से करोगे 37, देखो 8 और 37 दोनों मिलकर 45 करेगा कि नहीं, नहीं तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे x² माइनस, अब फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा ना, +296 = 0। ये दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो क्या होगा x - 37, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, -8 कॉमन लोगे x - 37 = 0, तो यहाँ से क्या हो गया x - 37 × x - 8 = 0, तो आइदर x = 37 यहाँ और x - 8 बराबर भी 0 होगा तो x = 8, दो वैल्यू है x = 8 और x = 37, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, तो दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा या दोनों पॉसिबल होगा, तो चेक करना पड़ेगा। तो मान लो x जो है विड्थ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 37 विड्थ हो गया, तो पॉन्ड का ये कितना हो जाएगा, तो पॉन्ड का लेंथ निकालोगे, अगर क्या निकालोगे लेंथ निकालोगे, इफ़ देखो ऐसे ही सोचो, ऐसे ही देखो लिखने की जरूरत नहीं होता ना, तो लिख भी सकते हो, इफ़ मान लो दोनों चेक करते हैं, x = 37 चेक करें, x = 37 देयरफॉर लेंथ ऑफ पॉन्ड अगर निकालोगे, पॉन्ड का लेंथ निकालोगे तो क्या लिखोगे 50 - 2x, तो 50 - 2 × x की वैल्यू 37 डालोगे, तो 50 - 74, 50 - 74 जाकर कितना हो जाएगा -24। तो क्या किसी की लेंथ निगेटिव होता है, निगेटिव तो नहीं होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया वो क्या आया गलत आया, मतलब ये x की वैल्यू 37 पॉसिबल नहीं है, नहीं देयरफॉर x = 37 इज नॉट पॉसिबल, नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x = 8, नहीं तो x की वैल्यू निकल के आ गई 8, x तक एक नहीं, ये 37 नहीं पॉसिबल होती है तो पॉसिबल हो गई। अब तो लेंथ पे निकाल सकते हो, अब लेंथ निकालोगे तो क्या लिखोगे 50 - 2 × x है, 2x है तो क्या लिखोगे 2 × 8, तो 50 - 16 कितना हो जाएगा 16 34, ठीक है। फिर ब्रेथ निकालोगे, ब्रेथ है 40 - 2 × 8, नहीं 40 - 2x है तो 40 - 16 24 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो लेंथ भी निकल गया पॉन्ड का और ब्रेथ भी निकल गया। अगर यहाँ पे लिखोगे हेंस लेंथ ऑफ पॉन्ड एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड बराबर इतना इतना ऐसे घेर दोगे, ऐसे आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से एक भी मार्क्स ऐसे लिखोगे तो कटेगा नहीं, 5 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा, जो भी मार्क्स का रहेगा पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा लिखोगे आराम से, ठीक। यहाँ पे भी लिख दोगे क्यों पॉसिबल नहीं है, हम चेक भी कर लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट t मिनट पास्ट 2 PM, मतलब t मिनट्स पास्ट 2 PM मतलब 2:t हो रहा है, ठीक है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 PM, देखो मिनट हैंड जो 3 बजे शो करेगी, फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस दैन t²/4, मतलब 2:t हो रहा है, 2:20 मिनट 30 मिनट कुछ भी हो रहा होगा ना, मतलब 2:t हो रहा है, उसको 3 बजने में कितनी क्या ज़रूरत है,
3 बजने में कितना टाइम जरूरत है, फाउंड टू बी लिखा है ना, टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी, 3 मिनट लेस देन इतना। 3 बजने में कितना देर बाकी है, t²/4 से 3 कम, नहीं मतलब अभी मान लो जैसे 2:t हो रहा है, ठीक है, 2:t हो रहा है। अब ये मान लो 3 बजेगा, कितना बजेगा, 3 बजेगा, मतलब 3 बजेगा मतलब 2:60 बजेगा। 2:60 बजने में कितना देर बाकी है, क्या लिखा है, 3 मिनट लेस देन t²/4, ठीक है, मतलब t²/4 से 3 मिनट कम है। 2:t हो रहा है, 2:60 होने में इतना टाइम बाकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार इतना टाइम बाकी है। अगर यहाँ देखोगे, अगर मान लो 2:t नहीं, यहाँ लिखा रहता 2:20, ठीक है, तो 2:20 हो रहा है, 2:60 होने में कितना देर बाकी है, यहाँ से देखोगे तो 40 मिनट बाकी है कि नहीं, मतलब इस 60 में से और 20 माइनस करके बताए हो कि नहीं। तो सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 3 बजने में इतना देर बाकी है, लिखा हुआ है इट वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²/4, 3 मिनट कम है t²/4 से, ठीक है। अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखोगे कि 2:t हो रहा है, 2:60 होने में कितना देर बाकी रहेगा, तो 60 - t मिनट बाकी है कि नहीं, यहाँ के अनुसार कितना देर बाकी है 3 बजने में, 60 - t। हम कैसे समझ गए, यहाँ तो सुनते हो ना, मान लो 2:20 हो रहा था, 2:60 होने में 40 मिनट बाकी है कि नहीं, तो 60 में से 20 माइनस करके बताया कि नहीं। तो इसी तरह 2:t हो रहा है, 2:60 होने में कितना टाइम बाकी रहेगा, 60 - t। तो इसके अनुसार 60 - t टाइम बाकी है 3 बजने में, और इसके क्वेश्चन के अनुसार इतना बाकी है। तो यहाँ सपोज कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपोज तो पहले से करके लिखा है कि टाइम कितना देर लगता है, टाइम 3 बजने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है, नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि t²/4 - 3, 3 बजे में कितना टाइम लगता है, और यहाँ से हम देखेंगे कितना टाइम लगता है, तो 60 - t टाइम लगता है। देखो ये दोनों 3 बजने में लगा हुआ समय है कि नहीं, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से t की वैल्यू बनाओ, t की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। इस 3 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, t²/4 = 60 - t, ये t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3, नहीं। अब देखो t²/4 63 - t, क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, t वाला इधर है, सब इधर आएगा ना, एक तरफ रहेगा ना, तो t², 4 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ताकि 4 इधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहले ये काम कर देते, 4 से इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 252 - 4t। फिर सबको एक तरफ ले आए तो t², ये इधर आएगा तो प्लस 4t, ये इधर आएगा तो -252 बराबर 0। इसको स्प्लिट करो, नहीं इसको स्प्लिट करो, तो 252 को फैक्टराइज करेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा दो टर्म ले। 252 को यहाँ पे क्या करेंगे, बगल में फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा ना। इसको कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे, कौन सा दो टर्म लेंगे, तो देखो फिर 18 और 14, देखो 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा कि नहीं, तो t² प्लस 18t माइनस 14t, 18 में से 14 जाएगा तो 4, 18 को प्लस में रखना पड़ेगा ताकि +4 आए, -252 बराबर 0। देखो दोनों में से t कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, t + 18, यहाँ से -14 कॉमन आएगा तो t + 18 बराबर 0। तो यहाँ देखो t + 18 इंटू t - 14 बराबर 0, ठीक है। तो इधर और करके लिखते हैं, इधर t + 18 = 0 और t - 14 बराबर 0। यहाँ से t कितना आएगा, -18, यहाँ से t क्या आएगा, 14। यहाँ पे t क्या है, टाइम है, टाइम निगेटिव में ना होता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, t की जो वैल्यू -18 है पॉसिबल नहीं है। तो हेंस तो t की वैल्यू कितनी होगी, 14, नहीं तो t कितना हो गया, 14 मिनट्स। मिनट पूछ रहा था ना, कितना मिनट लगेगा 3 बजने में, तो कितना मिनट लगेगा, 14 मिनट्स लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, t की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत है। देखो इसमें बोल रहा है कि एट प्रजेंट आशा एज इज डू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज। देखो उसकी माँ का जो एज है अपनी बेटी की एज से, निशा की एज से, कि माँ का एज तो ज़्यादा ही होगा ना, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, डायरेक्ट 2 ज़्यादा नहीं है, उसकी स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। देखो उसके निशा के एज का स्क्वायर करेंगे और तब 2 ज़्यादा कर देंगे। देखो जैसे स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म बनेगा। नहीं इसमें यहाँ तक अभी पढ़े हैं हम, कौन सी एज की बात की जा रही है, अभी की एज या 10 साल पहले की एज की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट एज की बात कर रही है।
तो यहाँ तक पढ़े हम। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इतना तक में हम क्या करते हैं, सपोज करके रख लेते हैं कि मान लेते हैं कि निशा का एज से ना उसकी माँ का एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं लेट द, कौन सा एज यहाँ लिख दोगे, प्रेजेंट एज है तो यहाँ लिख दोगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा इक्वल टू x ईयर्स, इन यूनिट आवर्स लिख देना, ठीक है। देयरफॉर हर मदर्स एज कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, स्क्वायर से 2 ज़्यादा, तो ये उसकी माँ का एज हो गया, ठीक है। अब देखो इतना से माँ का एज और उसकी निशा का दोनों का एज पता चल गया। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा उससे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, इक्वेशन, तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो जहाँ तक पढ़े वहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे पढ़ो, देखो इसके आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे गिवन है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा का एज कितना एज हो जाता है, जब निशा अपनी मम्मी की एज की हो जाती है। मतलब कि जैसे अभी देखें, अभी उस निशा का एज जो है एक्स है और उसकी मम्मी का जो एज है x² + 2 है। कुछ साल बाद ये अपनी मम्मी की एज की हो गई, तब इसकी मम्मी और आगे ना एज बढ़ गई, कि मम्मी की एज इतना ही रुका रहेगा। नहीं, जैसे मान लो कि निशा का एज 10 साल है, इसकी मम्मी का एज 30 साल है। नहीं, तो जब निशा 30 साल की हुई, ये बोल रहा है, मतलब जब निशा का एज x² + 2 हुआ, मतलब जब निशा की एज 30 हुई तो इसकी मम्मी की एज तो बढ़ जाएगी ना। देखो जब निशा का एज 30 था, यहाँ मान लो यहाँ पे इसका एज 30 था, मदर का एज। तो देखो जब निशा मम्मी की एज की होगी, जब निशा मम्मी की एज की होगी तो कितने साल बाद मम्मी की एज की हुई। देखो निशा का एज अभी 10 है, उसकी मम्मी का एज 30 है। तो जब निशा अपनी मम्मी की एज की होगी, कितने साल बाद मम्मी की एज की होगी, 20 साल बाद होगी कि नहीं। तो 20 साल बाद अपनी मम्मी की एज की होगी। 20 साल बाद कैसे पता चला 20 साल बाद होगी अपनी मम्मी की एज की, 30 में से 10 माइनस किए हैं कि नहीं, तो ना पता चला 20 साल की हो गई, 20 साल बाद हुआ। तो 20 साल बाद हुआ, तभी 20 साल बाद इसकी मम्मी की एज इतना ही नहीं रहेगा, इसकी मम्मी का एज भी 20 साल का डिफरेंस है ना। आगे इसका 20 साल बढ़ेगा एज निशा का, तो उसकी मम्मी का एज 20 साल हो जाएगा ना। तो जब ये मम्मी की एज की होगी, मतलब जब ये 30 साल की एज की होगी, तब तक तो 20 साल बीत जाएगा। तो इसके बाद तब जब ये मम्मी की एज की होगी तो इसकी मम्मी की एज कितनी बड़ी हो जाएगी, तब इसकी मम्मी कितनी आगे एज हो जाएगी इसकी मम्मी की। 20 साल बाद इसकी निशा का एज 30 हुआ है, तो इसकी मम्मी का एज जो भी है उसमें 20 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। नहीं, तो देखो जब ये मम्मी की एज की होगी तब कितना साल बीत जाएगा, 20 साल बीत जाएगा। तो यहाँ पे 10 30 था तब ना, जब अब देखो यहाँ पे जब निशा का एज x है और माँ का एज x² + 2 है, तो जब ये मम्मी की एज की होगी, कितने साल बाद मम्मी की एज की होगी, तो इसकी मम्मी की एज में से उसकी निशा की एज माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 30 था और यहाँ 10 था, तो माइनस करके देखे कि नहीं। नहीं, तो मम्मी अब आगे क्वेश्चन में देखो, तो जब ये मम्मी की एज की होती है तो क्या लिखा हुआ है, वे निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लैंग्वेज उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखोगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज समझने की कोशिश करोगे। देखो तो जब वो निशा अपनी मम्मी की एज की होती है, नहीं, तब आशा का जो एज है कितना हो जाता है, 1 ईयर लेस देन, 1 साल कम हो जाता है, किससे, 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। इस निशा का जो प्रेजेंट एज है उसका 10 टाइम्स करके एक कम कर देंगे, उतना हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। क्लियर है, तो देखो व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा जो है अपनी मम्मी की एज की होगी, जब निशा अपने मम्मी की एज की होगी, देन टाइम बराबर, तब कितना समय लगेगा, तो दोनों को माइनस करके देखेंगे कि नहीं, x² + 2 में से x क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इतना ईयर्स बीत जाएगा कि नहीं, बीत जाएगा कि कितना ईयर्स, इतना साल बाद। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, देखो कि आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। नहीं, आशा का एज देखोगे, आशा का एज तो कितना है, बोला 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तब प्रेजेंट एज कितना है निशा का, x है, इसका 10 टाइम्स करोगे तो 10x हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कर देना। ये किसका एज है, आशा का एज है, ये किसका एज है, आशा का एज है। ठीक, अब देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो इतना दिया आशा का एज, लेकिन हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें आशा का एज, यहाँ से निकालने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे कैसे निकाले थे, जब निशा 10 साल की थी तो जब ये 30 साल हुई तो 20 साल बीत गया, कितना साल बीत गया, 20 साल बीत गया। तो जब निशा 30 साल की होगी तो इसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी,
पहले 30 साल की थी, 20 साल की जाने के बाद 20 प्लस कर देंगे, तब निशा की मम्मी कितनी एज की हो जाएगी? 50 साल की हो जाएगी। जितना साल बीत गया है उसको उसके परसेंटेज में ऐड कर देंगे ना। तो देखो तनीषा की मम्मी का परसेंटेज था x² + 2। नहीं, कितना साल बीत गया है वो प्लस करना पड़ेगा। कितना साल बीत गया है, ये इतना साल बीत गया है कि नहीं, तो इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। x² + 2 - x। देखो ये होगा कि नहीं होगा? ये भी निशा का एज, ये भी निशा का एज। ठीक है, इसे इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ इसको क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 10x - 1, यहाँ x², यहाँ x² क्या हो जाएगा? 2x² + 2 + 2 क्या हो जाएगा? +4। यहाँ क्या बच गया? -x। सबको एक तरफ ले आएंगे, इसको इधर ले जाते हैं। तो 2x² + 4 - x, इधर एक तरफ है यहाँ लिख दिया। इसको इधर ले जाएंगे, इसके साथ लाएंगे, इसको इधर करिए तो 10x माइनस में हो जाएगा, 1 कैच में हो जाएगा, प्लस में। इस तरफ क्या बचेगा? 0। यहाँ देखो 2x² x 10x क्या हो जाएगा? -11x हो जाएगा 10x -11x है ना। 4 और 1 5 बराबर 0। देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसको स्प्लिट करके आता है ना करने, तो -10x - x, तो 10x x 11x हो जाएगा कि नहीं? +5 बराबर 0। कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? x -5। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, तो x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या है? 2x - 1 है ना, और ये क्या आया? x - 5 बराबर 0। ठीक, तो आइदर 2x - 1 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0 है ना। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ से x कितना आएगा? 5। ये पॉसिबल नहीं होगा, तो x कितना हो गया? 5 हो गया। नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस किसका एज पूछ रहा है? दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है। हेंस परसेंटेज ऑफ निशा, तो निशा का परसेंटेज क्या लिख दोगे? हेंस परसेंटेज ऑफ निशा कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स। अभी निशा 5 साल की है। और उसकी मम्मी का एज यहाँ लिख दोगे, एंड हर मदर्स एज कितना है? x² + 2, तो 5 का स्क्वायर + 2 कितना हो जाएगा? 27 ईयर्स की है। ठीक है, तो देखो जब ये अपनी मम्मी की एज की होगी, जब ये 27 साल की हो जाएगी, तो कितना साल बीत जाएगा? 22 साल बीत जाएगा। तो उसके बाद उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा? 27 में से 22 प्लस करेंगे कि नहीं? नहीं, तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। नहीं, क्वेश्चन में बोल भी रहा था कि जब ये अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी, मतलब जब निशा 37 ईयर्स की हो जाएगी, तो उसके प्रेजेंट एज का 10 गुना, तो प्रेजेंट एज कितना है? 5, उसका 10 टाइम्स करेंगे तो 50 हो जाएगा। उससे एक कम बोल रहा था ना, प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स का एक कम। तब देखो 10 टाइम्स करेंगे तो 50, एक कम करेंगे तो 49। तो देखो 49 आ रहा है कि नहीं? नहीं, क्लियर है? तो उसके प्रेजेंट एज दोनों का निकल के आ गया। समझ में आ गया? देखो इफ़ जेवा वेर यंगर मतलब क्या होता है? छोटा, 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली इज। नहीं, जेवा 5 साल क्या है? छोटी है। देन व्हाट सी रियली इज, जितना वो रियली में है उससे 5 साल छोटी है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स एक्चुअल एज। जैसे तुम लोग भी जब बोर्ड में क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो एज कम करके लिखा देते हो कि नहीं, या ज़्यादा करके लिखा देते हो? इसे करते हो तो वही लिखा हुआ है कि जेवा 5 साल छोटी है किससे? अपने एक्चुअल एज से। ठीक है, देन तब क्या करता है? स्क्वायर ऑफ हर एज, उसका जो एज है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। नहीं, उसके एक्चुअल एज से 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज हर एज नाउ, उसका अभी का एज पूछा जा रहा है तुमसे। तो मान लो कि लेट हर एक्चुअल एज, अगर उसका एक्चुअल एज हम मान लिए तो x साल है। कितना साल है? x साल है। नहीं, देयर फॉर हर प्रेजेंट एज, तो अभी अगर उसका प्रेजेंट एज देखें अभी के अनुसार, जितना वो है, कितना है? जितना रियली में एज था उससे 5 साल छोटी है। नहीं, 5 साल छोटी होती। ठीक है, x - 5 ईयर्स होगा प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स अवर एक्चुअल एज। नहीं, अगर उसके एज का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो उसका एज जो है x - 5, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बराबर देख लीजिए ना क्या हो जाएगा। बोल रहा 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, 5 टाइम्स करेंगे उसके एक्चुअल एज का 11 मोर देन 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स तो कर दिए, उसमें 11 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है 11
मोर देन, इक्वेशन बन गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या करोगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आ गया। इधर 5x प्लस 11, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 बराबर 0। ये करना तो आसानी है, मेन यहाँ पे सीखना था हमें कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। नहीं 10x में से 10x 5x 15x 25 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। नहीं यहाँ पे बस ये सीखने की ज़रूरत थी कि ये बोल रहा है कि जेवा वेयर यंगर बाय 5 ईयर्स, अगर जेवा 5 साल छोटी होती देन व्हाट सी रियली एज, जितना वो रियली में उसका एज है अगर उससे 5 साल छोटी होती तो उसके एज का हमें स्क्वायर करते, लिखा ना, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर टाइम्स हर एक्चुअल एज। अब इसी में समझ में नहीं आता एक ही आदमी का क्या क्या किसका 5 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे एक्चुअल एज बोल रहा है, तो एक्चुअल एज मतलब वो एज क्या की है, घटा बढ़ा के बोल रही है। नहीं तो एक्चुअल एज में उसका मान लिया एक्स है, लेकिन क्या बोल इमेजिन क्या कर रहा है कि 5 साल छोटी होती, इसका मतलब प्रेजेंट एज कितना रखा हो, मान लो कि उसका एज 5 साल कम करके रखी हुई है अपना, नहीं तब उसकी एज में क्या बोल रहा है कि, तो कैसे सपोज करेंगे, समझ में आ गया। फिर बोला द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसकी एज का स्क्वायर कर दिए। अब हर एज लिखा तो कौन सा एज, एक्चुअल, अगर एक्चुअल एज की बात करते तो एक्चुअल एज लिखा रहा था, एक्चुअल एज नहीं लिखा, इसका मतलब ये जो उसका अपना एज है अभी जो एज है उसकी बात कर रहा है। स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन क्या हो जाता है 11 मोर टाइम्स हो जाता है। देखो यहाँ पे एक्चुअल एज लिखा नहीं, यहाँ पे एक्चुअल एज का 5 टाइम्स कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअल एज का यहाँ 5 टाइम्स कर रहा है ना, इसका मतलब ये जो स्क्वायर जो कर रहा है किस एज का कर रहा होगा, इस एज का कर रहा होगा। एक्चुअल एज का 5 टाइम्स का इस एज का 5 टाइम्स कर रहा है ना, तो स्क्वायर किस एज का कर रहा होगा, इसका कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो लिखा था स्क्वायर ऑफ हर एज, इसका मतलब इस एज का करेगा, तो यहाँ से ही पता चलेगा कौन सी एज है, 2 एज है तो कौन सी एज का स्क्वायर कर रहा है। ठीक 11 मोर देन 5 टाइम्स आर एक्चुअल एज, एक्चुअल एज से क्या कर दिया 5 टाइम्स कर दिया, उसको 11 ज़्यादा कर दिया। यहाँ स्प्लिट करोगे तो कितना लिखोगे -14x माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। देखो -14 माइनस एक्स माइनस 15 हो जाएगा, 14 को मल्टीप्लाई करो 14 आएगा। ये तो स्प्लिट करने आता है, इसमें बोलने की जरूरत तो है नहीं उतना, नहीं। अब देखो यहाँ कॉमन लोगे तो x माइनस 14, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 14 बराबर 0। ठीक x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, x 14 आएगा और x कितना आएगा 1 आएगा, 2 वैल्यू आएगा, आइदर आउट करके लिखोगे x बराबर 1। ठीक है देखो तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x वैल्यू 1 होगा तो यहाँ 1 में से 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 तो नहीं हो सकता ना किसी का एज। यहाँ पुट करोगे तो x माइनस 5 में 1 वैल्यू, तो यहाँ क्या लिख दोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन सब आ रहा है जिसमें ये भी पता चल रहा है कि कौन पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। ऐसा एग्जाम में दे देगा तब कर लोगे, तो हेंस यहाँ लिख दोगे x बराबर 14। नहीं x ही क्या था उसका एक्चुअल एज था, तो x बराबर क्या हो गया 14। नहीं तो यहाँ जो इमेजिन कर रहा था, यहाँ जो इमेजिन किया जा रहा था, ये समझ में आ गया ना। x बराबर 1 तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पुट करेंगे 1 में से 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए x जो बच गया वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। नहीं तो x 14 जो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इमेजिन कर रहा था कि 5 साल छोटी होती तो ये होता, नहीं उसके इसका स्क्वायर करते तो ये होता, नहीं तो लेकिन एक्चुअल में एज कितना होगा उसका x साल है, तो कितनी एज की होगी, x बराबर 14 आया ना, तो x बराबर 14 आया, इसका मतलब उसका एज कितना है अभी 14 साल है अभी, हेंस हर एज इज 14 ईयर्स, यहाँ लिख दोगे। ठीक है देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ए प्लेन लेफ्ट 300 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम। देखो 30 मिनट की देरी से चल रही है अपने शेड्यूल टाइम से, एंड इन ऑर्डर टू रीच ऑफ डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम योर यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। देखो एक प्लेन जो है 30 मिनट्स की देरी से शेड्यूल जो टाइम है उससे देरी से चल रही है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो टाइम पे पहुंचने के लिए इट हैव टू इंक्रीज इट्स स्पीड, उसके स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा कितना 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, ठीक है, तो अपने स्पीड को इंक्रीज करता है ना वो 100 किलोमीटर पर आवर ना, मतलब जो भी पहले स्पीड था उसमें 100 बढ़ा देता है। तो मान लो पहले स्पीड अगर कितना था उसका x था, ठीक, तो अगर वो x स्पीड से चलता है तो कितना देरी लग जाता है 30 मिनट की देरी लग जाती है, 30 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन यही इसके स्पीड को अगर 100 बढ़ा देता है तब इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो कहाँ पे पहुंचती ऑन टाइम पहुंचती है, क्या पहुंचती है टाइम पे पहुंचती है।
तो टाइम तो हमें पता है नहीं कि किस टाइम पे पहुंचती है, स्पीड तो पता चल गया, तो टाइम भी सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो टाइम अवश्य निकल जाएगा, तो क्यों सपोज करेंगे नहीं। तो हम इसका मान लो कि हम उसके यूजुअल स्पीड, यहाँ पे एक्चुअल स्पीड यूजुअल स्पीड लिखा हुआ है, तो यूजुअल स्पीड लिखो, लेट स्पीड ऑफ, सॉरी यूजुअल स्पीड लिख दोगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन, प्लेन है ना, तो स्पीड ऑफ प्लेन बराबर एक्स, यूनिट भी लिख दोगे किलोमीटर पर आवर, लिख दिए। अब देखो अगर स्पीड एक्स है, डिस्टेंस 1500 है, तो बताओ टाइम कितना होगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाय डिस्टेंस की डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। अब देखो डिस्टेंस है 1500 और स्पीड कितना है x, तो टाइम पहले इतना टाइम लगता था कि नहीं, ठीक, और अभी कितना टाइम लगता है, अभी तो स्पीड मान लो बढ़ा दिया 100, तो अब जो टाइम लगेगा अलग टाइम लगेगा, तो 1500 डिस्टेंस है, स्पीड कितना है x प्लस 100। देखो अब ये टाइम लग रहा है, पहले ये टाइम लगता था, ज़्यादा टाइम किस में लगता है, इसमें स्पीड ज़्यादा है ना, तो इसमें स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो दोनों में जो भी टाइम लगता है, ये तो तुमको पता है ना किस में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 30 मिनट देरी लगता है, 30 मिनट ज़्यादा लगता है। मान लो इसको 10 मिनट लगता होगा, तो इसको कितना मिनट लगता होगा, 30 मिनट ज़्यादा लगता होगा, मतलब 40 मिनट लगता होगा। नहीं, अगर इसको 20 मिनट लगता होगा तो इसको कितना लगेगा, 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, मतलब 50 मिनट लगेगा। नहीं, तो देखो दोनों में टाइम का डिफरेंस हमेशा कितने मिनट का होगा, 30 मिनट्स का हमेशा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, मतलब इसके द्वारा लिया गया टाइम और इसके द्वारा लिया गया टाइम, दोनों का टाइम का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 30 मिनट्स आएगा नहीं। तो जब सपोज करेंगे तो आगे हमको इसी के बारे में सोचना है कि इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है, इक्वेशन में कैसे बनेगा। देखो तो इसके टाइम के और इसके टाइम को माइनस करोगे तो बराबर 30 मिनट लिख सकते हो कि नहीं, नहीं, तो दोनों के टाइम को माइनस कर देंगे और बराबर 30 लिख देंगे, 30 मिनट्स। अब बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो बड़ा मतलब ज़्यादा टाइम किसका लगता है, ये वाला का ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं, जिसमें स्पीड कम है, नहीं, तो ये हो गया 1500 बाई एक्स, अब माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 10 बराबर 30 मिनट्स। देखो बराबर 30 मिनट, ये सब जो स्पीड जो लिखा हुआ ये क्या चीज़ में स्पीड था, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हम सपोज भी किए किलोमीटर पर आवर में, ये 30 क्या चीज़ में है, मिनट्स में है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ आवर, लिख सकते हैं आवर में लिख दिया, ताकि यूनिट क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो जब ये ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ भी बड़ा डिजिट है, यहाँ भी बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लोगे, कॉमन लेके अलग कर दोगे, कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या लिखोगे, हाफ, तो इधर 1500 हो जाएगा, इधर एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 100, तो यहाँ x प्लस ऊपर में 100 हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स बटा प्लस 0 बटाओ तो आता ही है, तो कर लोगे, x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर में जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं, तो 15 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 2 जीरो इसका 2 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब बाहर नीचे में देखो x से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x मल्टीप्लाई तो करना ही है, तब ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 टू या 30, इस पर 4 जीरो, नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x ये इधर ट्रांसपोज होगा तो -3, 2 2 4 1 5 जीरो। अब देखो इतना बड़ा है, अब इसको स्प्लिट करके ये निकालना होगा, नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा दोगे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब एक नेचुरल नंबर है जिसके स्क्वायर को डिमिनिश्ड किया जाएगा, कम किया जाएगा, कितना कम किया जाएगा, 84, तो किसके इक्वल होगा, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है। तो मान लो कि लेट पहला काम तो ये करना कि सपोज क्या करेंगे, तो पूछ रहा अननेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो उसको सपोज कर लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मान लो 2 वैल्यू निकलता है तो एक निगेटिव निकले, या फिर मान लो कि एक फ्रैक्शन में निकले और एक दो वैल्यू निकले, तो एक अगर नेगेटिव में फ्रैक्शन में है तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोला नेचुरल नंबर निकालने के लिए, मान लो निगेटिव आएगा एक एक्स वैल्यू तो वो पॉसिबल नहीं होगा, जो दूसरा वैल्यू बचेगा वो ही इसका वो वैल्यू वही वैल्यू आंसर होगा। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर हम सपोज कर लेंगे नेचुरल नंबर कोई क्या है, एक्स है, तो क्वेश्चन के अनुसार जैसे क्वेश्चन में पढ़ते जाओ वैसे इक्वेशन बनते जाएगा, ठीक है। तो हम पहला काम ये कर लिए कि मान लिए कि लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, देखो नेचुरल नंबर एक्स माने हैं तो उसके स्क्वायर कर दिए और उसको 84 कम कर दिए। आगे देखो इज इक्वल टू क्या लिखा है, इज इक्वल टू, तो बराबर दे दिए थ्राइस,
तिगुना करना है, 3 टाइम्स करना है। किसको 3 टाइम्स करना है ये बस क्वेश्चन में देख लेना, सीधे नहीं 3 इंटू लिख देना। किसको 3 टाइम्स करना, 8 मोर देन द गिवन नंबर, जो भी नंबर है उसको 8 ज़्यादा करना है तब 3 टाइम्स करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो एक्स गिवन नंबर क्या था हमारे पास, एक्स को 8 ज़्यादा कर दिया, +8 कर दिया, उसका 3 टाइम्स कर दिया, आगे में 3 इंटू लगा दिया। ऐसा नहीं 3x + 8 मत लिख देना, क्योंकि थ्राइस बोल रहा है, थ्राइस किसका करेगा, किससे कंपेयर कर रहा है, तो देन करके लिखा होगा ना। तो देखो यहाँ पे बस लिखा है कि थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 ज़्यादा तो कर रहा है, किसको ज़्यादा कर रहा है, गिवन नंबर को। जो गिवन नंबर यहाँ सपोज कि हम x, तो उसको 8 ज़्यादा करेंगे तब x + 8, और उस किसको थ्राइस करेंगे, पूरे को, पूरे होल को थ्राइस करेंगे, क्योंकि 8 मोर देन द बोल रहा है, 8 ज़्यादा करके तब थ्राइस करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, x² में ये तो ऐसे ही लिखा है 3x + 8 24। अब इसको इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दोगे, एक्स वाला इधर लेके आओगे, 24 को भी इधर लेके आओगे, एक तरफ साथ में रहेगा, फिर एक्स वैल्यू निकाल देना। अगर वो एक्स निगेटिव, यहाँ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैल्यू निकलेगा, तो मान लो कि अगर निगेटिव में निकला तो पॉसिबल नहीं होगा, फ्रैक्शन में निकलेगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। यहाँ 2 वैल्यू निकलेगा, एक जो पॉसिबल होगा वो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर ही बोल रहा है। नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, ना डेसिमल वाला होता है, ना निगेटिव में होता है 1 2 3 4 5, ऐसा होता है नेचुरल नंबर। विन इंक्रीज बाई 12 इक्वल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइनल नंबर। देखो आराम से कुछ भी बोले क्वेश्चन में, एक नेचुरल नंबर पूछ रहा है बताने के लिए, तो मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी एक्स। अब देखो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशन बनाएंगे कि वेन इंक्रीज बाई 12, किसको इंक्रीज कर रहा है, नेचुरल नंबर को इंक्रीज कर रहा है ना, 12 तो x + 12 कर देंगे, इक्वल्स लिखा इक्वल टू दे देंगे, 160 टाइम्स है तो 160 टाइम्स में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई, 160 टाइम्स है तो 160 इंटू, नहीं जैसे इस क्वेश्चन में थ्राइस बोल रहा था 3 से मल्टीप्लाई किए कि नहीं, तो किस में किया आगे चेक कर लिए ना, तो 160 टाइम्स तो करेंगे, 160 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस में मल्टीप्लाई, इट्स रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल में, किसके रेसिप्रोकल में, नंबर के रेसिप्रोकल, ये लाइन तो कंटिन्यू है ना, इसके रेसिप्रोकल, किसके रेसिप्रोकल, नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल। तो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, तो हम क्या करेंगे, पहला काम कि सपोज कर लेंगे, तो मान लिए कि लेट रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी एक्स। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि नंबर इज इंक्रीज व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, तो इसको इंक्रीज करता है 12, तो x + 12। आगे इक्वल्स लिखा है तो हम इक्वल्स लिख दिए, 160 टाइम्स है तो 160 कर दिए, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दिए, किसका, नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल ना, तो नेचुरल नंबर था x, तो इसका 1/x कर दिए, देखो x + 12, 160 को 1 से मल्टीप्लाई 160/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए x से इसको मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो x² + 12x, इधर क्या बच जाएगा 160, फिर 160 को ट्रांसपोज कर दिए, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने तो आता ही है ना, तब इसको भी सॉल्व करोगे, स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ भी 2 वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आए वो पॉसिबल नहीं होगा, या फ्रैक्शन में तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से देख लेना, दोनों अगर दोनों पॉसिबल रहेगा तो दोनों वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखो कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है कि स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, वुड हैव बीन टेकन 85 मिनट्स लेट्स, वो जो ट्रेन है 48 मिनट कम लेगी, वुड हैव बीन टेकन 48 मिनट कम लेगी, कब कम लेगी, लेस मतलब कम लेगी, ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 48 मिनट कम लेगी, कब, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर/आवर मोर बढ़ा दिया जाए, मतलब उसकी जो भी, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर हो जाएगी तब, ऐसा नहीं बोल रहा है, 5 किलोमीटर मोर, अगर जो भी स्पीड है उसका 5 मीटर बढ़ा दिया जाएगा तब वो 48 घंटे कम समय लेगा। तो 48 घंटे कम समय लेगा, तो हमको ये देखना पड़ेगा पहले कितना समय ले रहा था, अभी कितना समय ले रहा था। जब भी अगर कम या ज़्यादा का बात हो तो ये देखना पहले कितना लेता था, बाद में कितना लेता था, और दोनों का डिफरेंस ये होगा। पिछले भी क्वेश्चन में हम बनाए थे तो ऐसा क्वेश्चन देखे थे कि जब भी मान लो पूछे कि राम की एज 20 साल है और श्याम की एज 50 साल है, तो दोनों में किसका ज़्यादा और किसका कम है, तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंस निकाल करके। तो इक्वेशन ऐसा ही बनाओगे हमेशा, जब भी ज़्यादा कम वाला का रहे तो ऐसे ही बनाओ। कैसे, जैसे इसमें टाइम दिया है कि 48 मिनट कम लेगी, तो पहले का टाइम पता करो, फिर अभी का टाइम पता करो, दोनों को माइनस बराबर 48 मिनट्स। तो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड को हम मान लिए x है, ठीक है। तो मान लो हम मान लिए क्वेश्चन में कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर/आवर, ठीक है। यूनिट अवर्स लिखते हैं ना, x किलोमीटर/आवर इसलिए लिख दिए कि क्वेश्चन में जो दिया था कि 5 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा होती है तो 5 किलोमीटर/आवर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन की स्पीड हम 5 किलोमीटर/आवर में ले लिए। डिस्टेंस कितना है 360 मीटर। देखो तो स्पीड x है, डिस्टेंस ये है, तो टाइम हम निकाल लेंगे कि नहीं, तो बताओ जब x स्पीड से चल रही थी ट्रेन तब 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड।
अब देखो, अब जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो तब स्पीड तो कुछ और हो जाएगा, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा x+5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर। नहीं, बोल रहा था ना कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 48 घंटे लगाएगी, 48 मिनट लगाएगी, तब अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, आगे देखो, अब टाइम जो हम देखें इसके अनुसार कि स्पीड इतना है, डिस्टेंस 360 है, तो टाइम क्या होगा 360/x+5। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर ये इस स्पीड से चलेगा तो 48 मिनट कम समय लेगा, मतलब पहले जो टाइम लेता था और अभी जो टाइम ले रहा है उसमें डिफरेंस कितने का रहेगा, 48 मिनट का। तो यहाँ पे एक बात बस याद रखना, जब डिफरेंस रहता है तुमको ये ध्यान देना होता है कि पहले कौन सा लिखें। नहीं, अगर मान लो 4 और 5 का डिफरेंस निकालना है तो 4 - 5 लिखोगे तब, अब 5 - 4 लिखोगे तब, दोनों में अंतर होता है ना। 4 - 5 लिखोगे तो -1 आएगा, 4 - 5 लिखोगे तो -1 आएगा, लेकिन यही अगर 5 - 4 लिखोगे तो +1 आएगा। इसलिए डिफरेंस तभी लिखना हो तो ध्यान देना कि पहले कौन सा लिखेंगे। तो यहाँ देखो 48 मिनट का डिफरेंस है, तो पहले बड़ा वाला यहाँ लिखेंगे, छोटा वाला यहाँ, तब ना यहाँ पॉजिटिव में आएगा। 48 मिनट प्लस में है ना, माइनस में है ना लिखा हुआ है। तो देखो बड़ा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम किसको लगता है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है या इसको ज़्यादा टाइम लगता है। देखो इसकी स्पीड कम है इसके कंपेयर में, इसकी स्पीड कम है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ तो स्पीड बढ़ गई, इसको कम टाइम लगता होगा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं टाइम। तो T1 - T2 मतलब ये T1 है ये T2, T1 - T2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना 48 मिनट के, दोनों के टाइम का डिफरेंस 48 मिनट है। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था यहाँ सब, इसलिए इसको आवर बदलने के लिए 560 कर दिए, 4/5 आवर। तो यहाँ देखो T1 है 360/x, T2 है ये वाला वैल्यू पुट कर दिए। देखो ऐसा इक्वेशन पहले भी देखे, जब भी ऐसा इक्वेशन है दोनों में 3 सेम रहे तो कॉमन ले लेंगे 360। तो यहाँ बच गया जो लिख दिए, इधर 4/5। देखो ये पूरे होल का कॉमन है ना, तो इधर से इसको काट सकते हो ऊपर से ऊपर, तो 4 से काट दिए 90। इस 5 को अगर इधर ले जाओगे तो 95 जाए कितना हो जाएगा 450 होगा कि नहीं, 5 इधर जाएगा तो इंटू में जाएगा ना, तो सबको इधर कर दिए। इसका मतलब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 मत लिख देना, क्योंकि 4 कट गया तो 1 बचा ना, तो यहाँ 1 रहेगा, पर इधर आके प्लस माइनस में होता है तब यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तो डिवाइड किए काटे हैं, 4 1 जा 4, 94 जाता है, 1 बचेगा कि नहीं, इसलिए 1 लिखे हैं। इधर का 450 यहाँ जो कॉमन लिए थे इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम यहाँ तक एलसीएम लेने आता है ना, तो यहाँ ये बचा, ये x से x 0 हो गया, तो क्या बच गया 5। इस 5 को 450 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, और नीचे वाला को इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो x² + 5x, इधर क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही, इधर 2250 है तो 2250 इधर, फिर इस 2250 इधर ट्रांसपोज कर दिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब साथ में होता है ना। देखो x² + 5x - 2250। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, यहाँ से स्प्लिट करोगे, नहीं स्प्लिट करोगे तो 2250 को क्या करोगे, फैक्टराइज करके चेक करो कि कौन से 2 टर्म्स ले कि 5 आए। अब ये खतना खुद आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना। इक्वेशन ही सीखना आसान है, जब भी बोले कि पहले कम लगता था ज़्यादा लगता था, पहले वाला का निकालो बाद वाला का निकालो, दोनों के डिफरेंस से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, इसमें तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा तो वैसे ऐसे कर दिए कि नंबर के स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 = 3 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स तो 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा तो वैसे लिख दी। ये तो और आसान था, इसमें बोला था कि नंबर इंक्रीज्ड बाय 12 तो x+12 कर दिए, इज इक्वल्स टू 160 टाइम्स, 1 टाइम्स रहे तो मल्टीप्लाई करोगे, किस में मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद लिखा रहता है, उसके बाद जो लिखा रहेगा वही था। यहाँ लिखा था ना 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, इसलिए 1/x कर दिए। यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ था 3 टाइम्स, अगर सीधे लिखा था 3 टाइम्स द गिवन नंबर बस, तो 3 × x होता 3x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 3 टाइम्स 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन उस गिवन नंबर को 8 ज़्यादा करके बाद 3 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जब भी बनाते हो ना तो इक्वेशन बस सीखो कि इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाया गया, कैसे ये किया गया, बस ये स्टेप ध्यान देना अच्छे से। जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहे तो उसको क्लियर कर लो कि इस वर्ड प्रॉब्लम ऐसे लिखा है तो हम इस इक्वेशन ऐसे बनाए हैं। तो कोई भी मान लो अननोन क्वेश्चन भी आएगा तो इक्वेशन बनाने का तरीका पता रहेगा तो हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर आ गया तो उसको तो स्प्लिट करके हम निकाल ही लेते हैं, कई तरीके से निकाल लेते हैं। क्लियर है।